नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं उनका तो भैया बहुत बहुत अभिनंदन भी है, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाल करके भैया 7 बजे भी लाइव आए, 8 बजे भी लाइव आए। मैं आपको बता दूं मित्रों, सेशन अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक का बटन आता है उसे दबा देना, अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन दबा देना। ऐसा काम आपको सेशन के अंत में करना है भैया। सेशन को ध्यान से आपको पहले समझना है। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं कोशिका। सर जैसे ही कोशिका सुना तो सर कोशिका होती क्या है? हमने कहा हाँ, बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। हम बताएं मित्रों, कोशिका आप जब भी सुने आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि जैसे हमारी ये उंगली है ना, हमारा हाथ है, हर किसी में कोशिका पाई जाती है। जिस चीज से मैं बोल रहा हूं, अभी जीभ से बोल रहा हूं, उस जीभ में मेरे प्यारे मित्रों कोशिका है। मेरे माइंड में भी कोशिका है, मेरे मुंह में भी कोशिका है, मेरे हाथ में भी कोशिका है, मेरे पैर में भी कोशिका है। अच्छा सर, कोशिका सबसे छोटी इकाई है? हमने की हाँ, सही पकड़े। कोशिका सर हर जगह है, पूरे शरीर में। अच्छा सर, कोशिका मिलकर के पूरा शरीर बना है? हमने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने। हम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, जिस तरीका से आपका कमरा, आपका पूरा मकान किससे बनता है बताइए। सर गजब बात कर दी आपने। हमने कहा वो मकान है ना, उसमें सबसे छोटी यदि इकाई पूछी जाए तो आप क्या आंसर देंगे? सर सबसे छोटी इकाई एक ईंट होती है। हमने कहा बहुत सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार बनाती हैं, बहुत सारी दीवारें मिलकर के एक कमरा बनाती हैं मित्रों। 4 जब दीवारें मिलती हैं तो कमरा बन जाता है। बहुत सारे कमरा मिलकर के मेरे प्यारे मित्रों मकान बन जाता है। इसी तरीका से हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, जिसे हम ऊतक कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सवाल बना सर ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? हमने कहा आपने पढ़ा नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे जब सिस्टम मिलते हैं ना तो ये पूरा का पूरा हमारा भैया बॉडी बन जाता है। याद करिए, सबसे छोटी इकाई कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे मिलकर के भैया देखिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारे तंत्र मिलकर के हमारा पूरा शरीर बनता है। इतनी बात समझ में आई? थम्स अप करिए। तो हम सबसे पहले आज किसका काम करेंगे? कोशिका का ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि मैं एक मंथ से आपको बता रहा हूँ। सर कोशिका बहुत बड़ा टॉपिक है, एक सेशन में कंप्लीट नहीं होगा भैया। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको वीडियो का माध्यम से बताया है ना, वीडियो भी दिखाएंगे जैसा प्रॉमिस। कोई ऐसा थंबनेल नहीं बनाते हैं जिससे बहुत सारे लोग जुड़े और भैया सेशन में कुछ भी ना हो। आप अंत में बताना। आइए सर कोशिका में चलते हैं। तो कोशिका अब आपको ध्यान आया करेगा हमेशा। हमारी उंगली में भी कोशिका है, हमारे हाथ में भी कोशिका है, हमारी भैया बाजू में भी कोशिका है, हमारी जीभ में भी कोशिका है। सर ये कोशिका खोज किसने दी? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं सर? हमने कहा बढ़िया सवाल पूछा है आपने। हम बताएं क्या कहते हैं? जी सर बिल्कुल बताएं। हमने कहा भैया कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ये कोशिका का खोज किसने की? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो निर्जीव कोशिका थी। सवाल बना फिर सजीव किसने खोज दी? हमने कहा लीवन हॉक ने जीवित कोशिका खोजी थी। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है। हम पढ़ाएंगे आपको सब कुछ भैया, अभी आप याद कर लें खोजी किसने थी। केंद्रक किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये कोशिका का पूरा जो कोशिका काम कैसे करती है भैया, कोशिका का सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है, ऐसा काम किसने किया? तो स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। याद रख लेना, दोनों वनस्पति और जंतु विज्ञान शास्त्री थे। स्लाइडेन, स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हमारी कोशिका किस तरीका से काम करती है। हमने की अच्छा ये बात थी। कोशिका जीवन की एक छोटी इकाई मानी जाती है, जीवन की इकाई का बिल्कुल एक आधार माना जाता है। स्वान और स्लाइडन ने अध्ययन के बाद बताया
कि कोशिका जंतु व पादप में पाई जाती है। जंतु मतलब हमारे शरीर में भी पाई जाएगी, बकरी के शरीर में भी पाई जाएगी, घोड़ा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब में पाई जाएगी। पादप का मतलब केला का पेड़, आम का पेड़, टमाटर का पेड़, भिंडी का पेड़, गेहूं का पेड़, भैया सब में पादप जगत में कोशिका पाई जाती है, ध्यान रख लेना। अच्छा भैया, 1855 में रुडॉल्फ विर्चो आए। रुडॉल्फ विर्चो ने कहा सुनो ना यार, दिमाग कितना लगा रहे हो, अभी पता नहीं है आपको कुछ भी। हमने क्या नहीं पता भाई, प्रत्येक नई कोशिका अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न होती है। सर ये क्या रुडॉल्फ विर्चो ने बता दिया आकर के। हमने कहा इन्होंने कहा था भैया कोशिका की बायोलॉजी की भाषा में इसे हम कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तो मित्रों आपने कहीं भी इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, मैं लिख करके दे सकता हूं, सेशन को देखते रहिए। आज नहीं पढ़ाऊंगा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन तो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है कोशिका में। कोशिका तो आपने भी पढ़ा होगा, ये सारे सिस्टम आपने सब पढ़ा देते हैं, मैंने देखा है। कोशिका विभाजन पढ़ाइए ना सर। रुडॉल्फ विर्चो ने कहा मेरे प्यारे मित्रों कि ये जो कोशिका आपको इस फोटो में दिख रही है ना, जो आपकी उंगली में कोशिका होती है ना, ये कोशिका का विभाजन भी होता है। अच्छा सर, इसी कोशिका से दूसरी कोशिका भी बनती है। हमने की हाँ, देखिए आपने कभी भी प्रैक्टिकल किया हो, कोरोना में बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, पुलिस डंडा मारती है, जिस जगह पर डंडा लग जाता है मित्रों उस जगह काला पड़ जाता है, फिर 2 दिन के बाद वो काला सही क्यों हो जाता है, कभी आपने दिमाग नहीं लगाया है। मेरे प्यारे मित्रों सुने ध्यान से, काला इस वजह से सही पड़ जाता है मित्रों, आज सुन लेना, आग लगा देंगे बायोलॉजी में, क्योंकि उस जगह की कोशिका मर चुकी है। हर जगह पर कोशिका है भैया, फिर कोशिका सर जीवित कैसे हो गई। हमने कहा हम बता तो रहे कोशिका का विभाजन भी होता है। पड़ोस वाली कोशिका थी, इनमें मित्रता तो इतनी अच्छी है सर, हम बताएं कमाल का ही काम कर देती हैं। ये पड़ोस की कोशिका मर जाए, अरे बहन तुझे किसने मारा है, अरे पुलिस वाले ने मारा है, अरे टेंशन न ले हम दूसरी कोशिका दे देंगे, 2 दिन धैर्य रखे आराम से सही हो जाएगी। देखा है ना आपने सर। फिर एक बात बनी, हमने कहा हम रुको ना, आपके सारे सवाल बताएंगे, थोड़ा बढ़ते चले आगे, ठीक है अभी बताएंगे सर। आइए सर कोशिका में बात करते हैं। सवाल बना सर फिर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। हमने कहा भैया पूरी दुनिया की बात बताए ना आपको मित्रों, पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे हम गैलोसेप्टिम नामक एक जीवाणु बैक्टीरिया है उसकी होती है। सर सबसे बड़ी, हमने कहा शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है। गुरुदेव मानव में बात बताओ, हम तो पूरी बॉडी पर काम करेंगे, इमेज करना, बायोलॉजी क्या है, पूरे हम शरीर पर ही तो चर्चा करेंगे, जीव जंतुओं पर चर्चा करेंगे आराम से सर। अब सोचिए आपकी उंगली में भी कोशिका, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कितने छोटे अंग को मैं पढ़ा रहा हूं आपको। सर मानव की बात करें तो जो मनुष्य का जो भैया मेल का स्पर्म होता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, वो सबसे छोटा है, याद रख लेना। यदि मानव में सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, सेल पूछी जाए सॉरी, उसे स्पर्म सेल कहते हैं, जिसे शुक्राणु कहते हैं, ये वॉल्यूम में छोटा है। और भैया यदि साइज में छोटा पूछा जाए तो ग्रेन्यूल होता है, ग्रेन्यूल सेल पाई जाती है सेरिबेलम में, माइंड के सेरिबेलम में पाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों ये छोटी होती है, ध्यान रख लेना। यही चीज मानव में सर सबसे बड़ी कौन सी होती है, हमने कहा भैया मानव में सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान रख लेना, ओवम अंडाणु जो महिला के ओवरी में बनता है, वो भैया सबसे बड़ी सेल होती है मानव में। मेरे प्यारे मित्रों फिर आप कहेंगे सर मानव में लंबी कोशिका कौन सी होती है, हमने की गजब बात कर दी आपने। लंबी कोशिका हम बताएं, न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन सर माइंड में पाए जाते हैं, हमने कहा हाँ ये सबसे लंबी सेल होती है, न्यूरॉन कहते हैं इसे। भैया ध्यान रख लेना, न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। अब बहुत सारे मित्रों के माइंड में सवाल बनने लगा, सर रुकिए थोड़ा, हमने कही बताओ, आप कह रहे हैं न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है, इधर आप पहले ये बता रहे थे सर कहीं पर चोट लग जाए, कोई भी चीज खराब होती है तो दूसरी सेल डिवीजन होकर के आ जाती है, बात को समझना यहाँ ध्यान से। सर इस न्यूरॉन का तो विभाजन ही नहीं होता है, हमने कहा तभी तो कहते हैं कि माइंड में भैया लठिया मत मारो। मेरे प्यारे मित्रों माइंड में चोट मत मारो, हेलमेट लगाओ, क्योंकि माइंड की जो न्यूरॉन सेल है उसका विभाजन डिवीजन नहीं होता है,
वो नहीं बनेगी चोट के बाद, मानव निकल जाएगा। आप कभी भी इस माइंड में कुछ भी ज्यादा चोट लगने से जैसे ही न्यूरॉन सेल खत्म हुई तो न्यूरॉन सेल का डिवीजन नहीं होता है, न्यूरॉन सेल बन नहीं सकती है, इंसान भैया ऊपर आराम से निकल जाता है। इतनी बात समझ में आई? थम्स अप करिए, पहली बार समझ रहे हैं कि नहीं? सवाल बना सर। मेरे प्यारे मित्रों, आप कहेंगे कि सर गजब बात कर दी, हमने तो देखा है बहुत जगह पर। हमने कि क्या देखा है सर? आराम से ये माइंड में जो आप न्यूरॉन बता रहे हैं ना, हमने कि हाँ बता रहे हैं। ये सर आपको गजब बात अभी पता नहीं है। हमने क्या पता नहीं है भैया? न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है, फिर भी आप जो कैंसर की बीमारी पढ़ते हैं, मेरी बात पर ध्यान देना, कैंसर की कोई बीमारी नहीं होती है। मेरे प्यारे मित्रों द्वारा सुने, सर कैंसर होता क्या है? हमने कहा ये सेल डिवीजन होता है। द्वारा सुने, आप पहली बार सुन रहे हैं इस बात को, मुझे पता है। सर कैंसर बीमारी नहीं होती है, हमने ना 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 गलत पढ़ लिया आपने। कैंसर का भैया बताऊं आपको सिंपल भाषा में, जब आपके सेल डिवीजन अनकंट्रोल हो जाते हैं। द्वारा सुने इस बात को, सेल का अनकंट्रोल डिवीजन मतलब बहुत ज्यादा सेल पर सेल डिवीजन बनाती जाए, उसे हम कैंसर की बीमारी कहते हैं। द्वारा सुन ले मित्रों, लिख ले इस पेन पर, पेन से अपनी कॉपी पर, सेल का अनकंट्रोल डिवीजन कैंसर की बीमारी कहलाती है। आप कहेंगे सर, तभी तो मैंने कहा है, आप कहेंगे सर माइंड में फिर तो कैंसर होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी बता रहे हैं कि न्यूरॉन का डिवीजन नहीं होता है, और हमने तो पढ़ा है कि माइंड का कैंसर होता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। फिर सर कहां से हुआ ये डिवीजन? हमने कहा बताए ना, 90% माइंड में न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं, 10% ग्लियल सेल पाई जाती हैं। इस पॉइंट को लिख ले, कहीं पर ज्ञान नहीं मिलेगा। 90% न्यूरॉन सेल माइंड में पाई जाती हैं, भैया पूरा डाटा लेकर के आया हूं। 10% ग्लियल सेल पाई जाती हैं, इसका डिवीजन माइंड में होता है, तभी माइंड की सेल मेरे प्यारे मित्रों थोड़ी बहुत चोट लगने पर वो काम कर जाती है, तभी नहीं मानव निकलता है। इस बात को ध्यान रख लेना। उसी बीमारी को, उसी के जब 10% के जो ग्लियल सेल पाई जाती है उसके अनकंट्रोल डिवीजन हो जाते हैं, तब मानव के माइंड में कैंसर की बीमारी बन जाती है। इतनी बात समझ में आई हो तो थम्स अप तो बनता है जनाब। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे ज्यादा तेज विभाजन किसका होता है? लीवर का होता है। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, सबसे ज्यादा तेज विभाजन लीवर का होता है। ये बात लाइन जो मैं खींच रहा हूं ना, इसे अतिरिक्त तरीके से आपको पता होना चाहिए। आरबीसी मानव शरीर में यूकैरियोटिक सेल का एक अपवाद है। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी, इसे आप इतना ही याद करें, अपवाद है। आरबीसी में कोई नाभिक नहीं होता है, इस वजह से अभी बाद में समझ में अच्छे से आ जाएगा। बड़े सर आ गई, बिल्कुल। क्या होती है सर सेल? आइए चर्चा कर लेते हैं। भैया सेल जैसे ही पढ़ा ना गुरुदेव, ये वायरस आयरस जैसे कोरोना चल रहा नहीं है? हमने कि हाँ चल तो रहा है। सर एक हम में भी सेल पाई जाती है क्या? वायरस में भी सेल होती है? हमने कि आपको बताएं हम, सेल कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। एक तो सेलुलर होती है, एक नॉन सेलुलर होती है। मतलब सर हमने कहा एक तो ऐसा इंसान होता है, ऐसा जीव या प्राणी होता है जिसमें कोशिका पाई जाती है। सर एक ऐसा होता है जिसमें कोशिका पाई नहीं जाती है। अच्छा सर ऐसा भी होता है जिसमें कोशिका नहीं होती है? नहीं, लोग जब बात कर दी आपने। जिस कोरोना को आप देखते हैं ना, इसमें कोई सेल नहीं है। सर फिर इतना घातक कैसे बन जाता है ये? हमने की बड़ा गजब बात कर दी भाई आपने, आपको पता नहीं है। ये भैया नॉन सेलुलर वायरस होते हैं। ये मानव के जैसे ही शरीर के टच में आते हैं, लिविंग सिस्टम में जैसे ही टच में आते हैं, ये बिल्कुल जीवित हो जाते हैं। दोबारा सुन लें इस बात को। वायरस जितने भी बॉडी में टच होने लगते हैं ना, जैसे ही हमारे पास आते हैं वैसे ही भैया ये जीवित की अवस्था में आ जाते हैं। पहले इसमें कोई सेल नहीं होती है, ये भैया नॉन सेलुलर होते हैं। उदाहरण में विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया जीवाणु कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है भैया। अब बात करेंगे हम कोशिकी की, सेलुलर की। मेरे प्यारे मित्रों सेलुलर भैया तो कोशिका, हमने कहा ये आई ना बात अपनी। कोशिका दो प्रकार की होती है मित्रों, एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसे हम अर्ध विकसित सेल कहते हैं, दूसरी भैया यूकैरियोटिक सेल होती है। सर लंबा टॉपिक है, धैर्य से समझना है मेरे प्यारे मित्रों। प्रोकैरियोटिक सेल जिसे अर्ध विकसित सेल कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल जिसे हम विकसित सेल कहते हैं। सर ये अर्ध विकसित सेल और ये विकसित सेल कैसे? हमने कि यार गजब बात कर दी, आपको बताएं हम थोड़ा।
ये जब मैं भी पढ़ रहा था तो इस टॉपिक को पढ़ने पर जनाब ऐसा लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा ही टफ बन गया। हम कैसे अपने छात्रों को समझाएंगे? जब भैया खोजते खोजते हमें ज्ञान मिला कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, इसमें प्रो का मतलब क्या होता है सर? इसमें प्रो का मतलब तो अब्सेंट होता है सर, अनुपस्थित होता है। हमने कि हाँ याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीका से देखना कोशिका। अब्सेंट क्या है अभी बताएंगे सर। जब यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है प्रेजेंट, मतलब उपस्थित है। क्या उपस्थित है? हमने कहा न्यूक्लियर उपस्थित है। जरा देखिए इस मैप को, समझिए, छाप ले वीडियो को पॉज करके भैया। टेलीग्राम पर तो हम दे ही रहे हैं इसको मेरे प्यारे मित्रों। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, अभी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब ये तो पता चला सर, गजब बात कर दी। आप ये कहना चाह रहे हैं जिस भी सेल में नाभिक अनुपस्थित होगा उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। हमने की हाँ सही पकड़े सर, जिस भी सेल में नाभिक उपस्थित होगा उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्यों भैया? समझ लो, कैरियोटिक माने नाभिक है, प्रेजेंट है, इधर तो उपस्थित नाभिक है यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में नाभिक उपस्थित नहीं है। बहुत बड़ा अंतर है ये। दोबारा सुने मित्रों, प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिक अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक सेल में नाभिक उपस्थित रहता है। आइए हम दिखा देते हैं एक फोटो के माध्यम से। देखिए सर, इस वाले फोटो को ये प्रोकैरियोटिक सेल का फोटो लेकर के आए, ये भैया यूकैरियोटिक सेल का लेकर के आए। मेरे प्यारे मित्रों को पता चल गया होगा कि सर गजब बात बताई आपने। देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है, नाभिक है। इस वाले डिब्बे में तो बहुत सारा मटेरियल बना हुआ है। हमने कहा इस वाले डिब्बे में तो सिर्फ ये भैया बिल्कुल ये गुल्लम गुल्ला दिखाई दे रहे हैं, और तो कुछ है ही नहीं है सर। हमने कहा यही तो अंतर है, ये अर्ध विकसित सेल है, ये पहले बना करती थी सेल, ये भैया बाद में सेल डेवलप हुई है, नई सेल है। अंतर पता चला ना? अब याद रहेगा। इस वाली सेल में प्रोकैरियोटिक में आपको कुछ दिख रहा है? पहले मैप पर ध्यान से देखिए, ये जो गुल्लम गुल्ला सा भैया छुटने ये बिल्कुल अंटा अंटा सा लगाए हुए, यही तो दिख रहा है। इसमें आपको सब कुछ दिख रहा है भैया, बहुत सारा भैया बादाम किशमिश भरे हुए हैं इसमें। मेरे प्यारे मित्रों, थम्स अप करिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आई कि नहीं आई? प्रोकैरियोटिक अब भूलेंगे क्या आप? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में इसमें नाभिक नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में भैया इसमें सब कुछ है, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जाइसोसोम, सब कुछ बना हुआ है। आइए सर चर्चा कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। पहला नंबर आएगा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। सर आपको बताएं मेरे प्यारे मित्रों, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, आपको ये पहले से मैं बता दूं। आपको मैंने अभी दिखाया था फोटो एक भैया, हाँ सर बिल्कुल दिखाया था। अब ध्यान से पेटियां बांध लें। प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। दिख रहा है इसमें केंद्रक? कहीं नहीं दिख रहा है। इनमें कोशिका के अंग जैसे लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, जालिका, कोशिका कला, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं पाया जाता है। फिर भैया क्या पाया जाता है? हमने की आइए मैप पर देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों। जो ये है ना आपको दिख रहा है बिल्कुल अंटा से मारे हुए, ये जो ग्रीन कलर का मैं जिस जगह चला रहा हूँ इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैप पर, जो डीएनए है ये डीएनए कहाँ पाया जाता है पूछा जाता है तो न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। सवाल बना सर डीएनए क्या होता है? हमने कहा ये एक अलग टॉपिक है, डीएनए तब पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों अब ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूं। मैं पैसेंस आपको रखना है, दोनों सेल तो नहीं हो पाएंगी। प्रोकैरियोटिक आज चर्चा कर लेते हैं, यूकैरियोटिक कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है सर। आगे बढ़े। आप ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला मेरा पेन चल रहा है इस जगह पर, देखिए जरा, इतनी वाली जगह पर ये झिल्ली बनी है 3 परत से। जरा देखिए मेरे प्यारे मित्रों, इस तरीका से बनी है। फिर भैया इसमें ये वाली लाइन भी है, ऐसे है ये, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से। जरा देखिए जो ग्रीन वाली है ना, ये वाली ग्रीन जिस जगह मैं पेन चला रहा हूं, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सवाल देखिए बहुत बारीकी से भैया खोज करके लाया हूं मैं। फिर इसके ग्रीन वाली के बाद ये येलो कलर की लाइन दिख रही है,
ध्यान से देखें, इसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे बाहर ये वैसा वाला कलर रेड कलर का दिख रहा है, इसे हम कैप्सूल कहते हैं। सर ये वाला कैप्सूल कहलाता है, ये नीचे वाला अंदर वाला ये सेल, भैया ध्यान से समझें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, बीच वाली सेल वॉल कहलाती है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। कोई नहीं बताएगा आपको ये वाली बात। मेरे प्यारे मित्रों, 3 परत पाई जाती हैं। 3 परत में सबसे अंदर वाली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ऊपर वाली को कैप्सूल कहते हैं, बीच वाली को मेरे प्यारे मित्रों सेल वॉल कहते हैं। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम नहीं पाए जाते। देखिए ना, राइबोसोम पाए जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रोकैरियोटिक सेल अलग होती है, क्योंकि ये भैया अर्धविकसित सेल है। किसी भी जीवाणु में भी पाई जा सकती है, विषाणु में भी पाई जाती है। ये कुछ विषाणु ऐसे होते हैं उनमें पाई जाती है, तो राइबोसोम पाया जाता है। प्रत्येक प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी ध्यान रखिए, ये यहाँ पर ये पिलिया कहते हैं, पिलाई कहते हैं, या पिलाई भी पाई जाती है। ये जो आपको डंडा दिख रहा है ना, ये हरे हरे से, ये बिल्कुल इसे हम पिलाई कहते हैं। ध्यान रख लेना ध्यान से, इसे क्या कहते हैं? हम पिलाई कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये पूरा का पूरा ये जिसमें डीएनए डला है ना, ध्यान से देखें एक बात को, ये जो डीएनए डला है ये न्यूक्लियोइड में डला है, साइटोप्लाज्म में डला है। ये पूरा का पूरा ये जल जो भरा है ना, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो पूंछ सी है ना इसकी, इसे हम भैया फेलेजियम कहते हैं। फेलेजियम क्या करता है सर? हमने कहा इसी सेल को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसी की मदद से ये सेल मूवमेंट करती है, आगे जाकर के बढ़ती है। फ्लैजुलम कहते हैं इसे। ये फ्लैजुलम क्या काम करता है पूछा जाता है, ये भैया प्रोकैरियोटिक सेल को आगे बढ़ाने का, मूवमेंट का काम करता है। तो कितना काम पड़ा हमने प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में कोई नाभिक नहीं पाया जाता है। नाभिक दिख रहा है आपको? नहीं। इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। इसमें क्या होता है सर? 3 परत होती हैं। हमने की क्या क्या, ऊपर वाले को एक कैप्सूल नाम से बना होता है। हमने कहा ये वाला देखिए, ये कैप्सूल है बिल्कुल। इस कैप्सूल के अंदर सर ये वाला, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस बीच वाली को सर सेल वॉल कहते हैं। इसमें राइबोसोम तो होता है गुरुदेव, इसके बिल्कुल किनारे पर, कैप्सूल के किनारे पर ऐसे जो खिंचा होता है ना, उसे हम पिलाई कहते हैं, पिलाई कहते हैं। और गुरुदेव आपको बताए ना हमने कि हाँ, इसकी एक पूंछ सी लगी होती है जो इसको आगे बढ़ाने में काम करती है, इसे हम फ्लैजुलम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये सारा कुछ लिखा है भैया, पढ़ लेना, इसमें कोई रिक्तता नहीं पाई जाती है। जीवाणु इसका उदाहरण है। जैसे बैक्टीरिया कहते हैं ना, विषाणु में भी पाई जाती है। विषाणु, कोई ऐसे विषाणु होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, कल के सेशन में हम पढ़ेंगे क्या? यूकैरियोटिक सेल, और एक वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि सेल होती क्या है। इतना आप पढ़ करके आइए, सेशन लंबा हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। कल तो असली ज्ञान की गंगा बहेगी, यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। ठीक है सर? तब तक के लिए पूरा ज्ञान हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा भैया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, बहुत सारा ज्ञान हम बांटते हैं उस पर। कल सेशन मिलेगा ये पूरा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।